कि सर्दी के मौसम में लोग हलवा जात का इस्तेमाल करते हैं, पिन्नियों पंजीरियों का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो उनकी ये शिकायत भी होती है कि ये चीज़ें खाने से हमारा वज़न सर्दियों में बढ़ जाता है। जैसे सर्दी ख़त्म होती है हम रेगुलर ट्रैक पे आते हैं, वॉक करते हैं और हमारा जो वज़न है वो प्रॉपर फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो आज का हमने प्रोग्राम भी इसी के ऊपर रखा कि ये वज़न बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं और इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सीड्स का इस्तेमाल आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल चूँकि AI का दौर है, इंटेलिजेंस अपनी टेक्नोलॉजी का भी दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज़ तक आपकी एक्सेस जो है वो ईजी है। तो हम देखते हैं डिफरेंट जो ऐसी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती हैं जहाँ पे सीड्स का, मल्टीग्रेन आटे का, डिफरेंट किस्म के ऐड चलते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपने किस तरह अपने वज़न को कम करना है, किस तरह शुगर से छुटकारा पाना है। इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर अनिका, आजकल जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीग्रेन आटे पे हम बात कर लेते हैं। इसके डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं। आप एक गरीब आदमी जो सादा रोटी अफोर्ड नहीं कर पाता, वो मल्टीग्रेन आटा कैसे अफोर्ड करेगा, और इसको हम किस तरह जो है वो मल्टीग्रेन आटे को लोगों के सामने डिफ़ाइन कैसे करें, और लोग अगर अपने इसको लेना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली उनके लिए कैसे बनाया जा सकता है? जो मल्टीग्रेन आटा है, दिस इज़ द दैट टाइप ऑफ आटा जो न्यूट्रिएंट में रिच है, किसी भी तरह से रिफाइंड नहीं है, और इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ब्रांड से ही परचेज़ करना है तो फिर ही जो इसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी है वो अप टू द मार्क होगी। आप इसको अपने एंड से भी खुद से भी ले सकते हैं। जैसे एक दो आटे को आप मिक्स कर लें, लेकिन वो जो आटा है वो छान वाला आटा होना चाहिए, रिफाइंड ना हो, मतलब उसमें से जो फाइबर कंटेंट है वो निकला हुआ, चक्की का जो आटा होता है, जो चक्की का आटा, अनछना आटा, जी जी बिल्कुल, जिसमें फाइबर वाफर हो। जी जी फाइबर, क्योंकि आप अपनी तरफ से जब उसको रिफाइंड करते हैं तो ना सिर्फ आप उसमें से फाइबर निकाल देते हैं, आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं। तो हमारी आवाम जो कि ऑलरेडी बहुत सारी डेफिशिएंट इश्यूज़ का सामना कर रही है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट है, उसको हम फिर जो उसका जो स्टेपल फूड है, मतलब मेन जो उसका फूड है, उसको भी इस फॉर्म में प्रोवाइड करें कि वो रिफाइंड हो, तो आप तो उसकी और न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। वो वीक है, ऊपर से जो डाइट जा रही है वो सिर्फ कार्ब्स जा रहे हैं, सिर्फ कार्ब्स, उसमें मल्टीविटामिन्स और बाकी जो चीज़ें नहीं जा रही। जी जी, वो बाकी नई चीज़ें जा रही, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप अपने एंड पर अपने घर पे भी 2-3 आटों को मिक्स कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे जौ का आटा ले लें, मकई का आटा ले लें, बेसन ले सकते हैं, गंदम का छान वाला आटा ले सकते हैं। बल्कि मैं तो हमेशा अपने पेशेंट को ये कहती हूँ, जब तक कोई बहुत क्रिटिकल केस ना हो, अदरवाइज़ आई यूज़ टू से कि आप जो गंदम का छान वाला सादा आटा है आप वही इस्तेमाल कर लें। क्योंकि देखें, ये जितने आप फैंसी प्रोटोकॉल्स हैं, नो डाउट अगर आप कोई एफर्ट करते हैं और ज़्यादा एफर्ट पुट करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो भी उस तरह से ज़्यादा ही आता है। उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप इन चीज़ों से क्या होता है, ये रियलिस्टिक नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म नहीं होती। इसीलिए तो हमें ये कंप्लेन सुनने को या ये मामला देखने को मिलते हैं कि जो हमारा वेट लॉस जर्नी था, वेट गेन जर्नी था या जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ था, वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि हमने खुद ही अपने लिए इतनी मुश्किल बनाई होती है। हम ऐसे जो सोर्सेज हैं उनको ऑप्ट कर रहे होते हैं जो मुश्किल से आते हैं, जिसको आप कैरी नहीं कर सकते। जी जी, क्योंकि हमें ये लगता है जब तक हम मुश्किल सोर्सेज की तरफ नहीं पढ़ेंगे, किसी मुश्किल में नहीं पढ़ेंगे, तो हम अपने आप को या अपनी हेल्थ को उस तरह से टाइम नहीं दे रहे, ठीक है। जबकि अगर आपके जो सोर्सेज हैं या जो आपकी अप्रोच है वो अगर रियलिस्टिक है या इजी टू अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो भी उतने ही पॉजिटिव आएंगे, जो आपका फीडबैक है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप ये समझती हैं कि मल्टीग्रेन आटा घर में भी बनाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। और फिर उसमें आप तब तक ना जाएं, जैसा कि मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को भी यही बात कहती हूँ, आप सिंपल आटे की तरफ रहें। जो होल व्हीट गंदम का आटा आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको यूज़ करें, अनटिल अनलेस आपको कोई ऐसी डिजीज़, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप उस आटे को नहीं कंज्यूम कर सकते, जैसे सीलियक डिजीज़ है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उसमें डेफिनेटली यू डोंट हैव अ वे कि आप वीट को ही आप कंज्यूम करें, चाहे वो रिफाइंड है या वो रॉ फॉर्म में। तो फिर उसमें तो आपने स्विच करना ही करना है, ठीक है। आपकी डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है, ऐसे सिनेरियोज में आपने शिफ्ट करना है। लेकिन उससे पहले तक सिर्फ वेट के सीन में और आप अपने अर्ली 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं और आप अपना आटा शिफ्ट करें तो इतनी मुश्किल में ना पड़े। इसमें आ वाली बात के एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता है। आप जब डाइट खरीदना कहाँ से है, मेंटेन कैसे रखना जी जी बिल्कुल। और फिर बहुत सारे घर में उसका अलग पकेगा, दूसरे का अलग एग्जैक्टली। और पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं, आएंगे और
और उनके लिए तो ये चीज़ ही बड़ी वो नाकाबिले कबूल हो रही होती है। अच्छा, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं और दूसरा बंदा और हम खाना अलग खा खा रहे होते हैं। फिर जब आप उसके लिए इतनी मुश्किल बना दें कि रोटी तक, उस रोटी को अवेलेबल करने तक आपके डिफरेंट है उसके सोर्सेज, तो वो उस चीज़ पे कैसे कंसिस्टेंट, वो उस प्लान को हफ्ता तो फॉलो करेगा, ये 4 दिन तो फॉलो करेगा, जब छोड़ेगा रिवर्स हो जाएगा। जब छोड़ेगा रिवर्स हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर निका, अभी हम बात करते हैं सीड्स के ऊपर। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं चिया सीड का बड़ा चर्चा है, पंपकिन है, डिफरेंट किस्म के और सीड्स हैं जिसकी डिफरेंट ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी आती है, वो ये खरीद लें वो खरीद लें। तो सीड्स का अपनी सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल इसको हम बना सकते हैं? अच्छा, जो सीड्स की इम्पोर्टेंस है ना, ये बहुत हिडन थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और ये साइंस में तरक्की के साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हर बंदे तक पहुंच गई है। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर्स के जो पहले चूंकि ये इजीली अवेलेबल थे, लोगों को पता नहीं था कि इनका इस्तेमाल क्या है। बिल्कुल ऐसे अब इस्तेमाल का पता चला तो अब ये कॉस्टली होना शुरू। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो ऐसे ही ना, वो जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो फिर इसमें ये आ जाता है जो सीड्स हैं, इसका जो अच्छी बात है वो ये है कि ना सिर्फ इसको स्टडीज़ ने प्रूव किया बल्कि डिफरेंट ट्रायल्स ने भी प्रूव किया कि ये इफ़ेक्टिव हैं। और जो इनकी अफादियत है वो हर सेंस में बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की बात करें, अगर आप हेल्थ मेंटेनेंस की बात करें, या अगर आप जनरल हेल्थ की भी बात करें, नो मैटर्स के क्या सीज़न है, विंटर्स है, समर्स हैं, तो आप सीज़न भी इसको मुतासिर नहीं कर रहा था, और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो इतने आप पर जो हैं वो स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे सीड्स की हम बात करें, जैसे आपने बात की फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इन सब सीड्स को अगर हम इंडिविजुअली इन पर बात करने लगे ना तो शायद ये एक रिकॉर्डिंग भी कम पड़ जाए। इनके इतने फ़ायदे हैं और इनके यूजेज, उसको उसमें कितनी वेरिएशन है, कौन लोग ले सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कौन लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, करने हैं किस टाइम पर करें। तो ऑन जनरल बेसिस अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो सीड्स हैं वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, उसमें ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स है बल्कि बहुत सारे डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, और ये इन्फ्लेमेटरी भी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनमें हेल्दी फैट्स हैं, ओमेगाज हैं, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 हैं, और फिर जो आपकी बहुत सारी डिजीज़ जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से ट्रिगर होती हैं, ये उन पर काम करता है, उस इन्फ्लामेशन को रेजिस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, ये उनके साथ बाइंड करता है। तो यही तो इसी तरह कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है। जी जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन जी बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन पर भी ये काम करता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट है तो इसका एक लेग्जेटिव टाइप का इफेक्ट होता है। इसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जब हमने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना होता है तो अगर हम कोई सीड अकॉर्डिंग टू द हेल्थ वार्म वाटर के साथ एम्प्टी स्टमक एडमिनिस्टर करवाते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे पे हम स्पेसिफिक अगर बात करें चिया सीड्स का, चिया सीड्स का इस्तेमाल लोग करते हैं और लोग कहते हैं कि इसका बड़ा बेनिफिट है, तो चिया सीड के बेनिफिट आपकी नज़र में क्या है? चिया सीड्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसके वो जो बेसिक फ़ायदे हैं जो कि हर आवाम को, हर बंदे को पता है, वो ये हैं कि ये आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। फ़ाइबर का अच्छा खासा सोर्स है। फाइबर वाज द डैट पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन, जो कि बहुत निगलेक्टेड था, जिस पर कोई बहुत बात नहीं होती थी, और जब भी आप अपने न्यूट्रिएंट्स पर काम करने की तरफ आते थे तो ये हमेशा निगलेक्ट हो जाता था। लेकिन फाइबर का लोगों को पता भी नहीं पता होता था, लेकिन चिया सीड्स ने ये जो गैप था इसको कवर किया, जो आपकी फाइबर का इंटेक था उसको पूरा करवाया, जो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट थी। फिर इसके अलावा ये आपकी हेल्थ को, जो आपकी स्किन हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, आपके वेट लॉस जर्नी में आपको बड़ा हेल्प आउट करता है, आपकी जो गैस्ट्रिक हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको स्टाइटी वैल्यू आती है। मतलब लोग ये कंप्लेन करते हैं, अच्छा हमने प्लान फॉलो किया उसके बाद हमें भूख लगी, ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, भूखे हम इस तरह से, उससे ये कंप्लेन नहीं आती। फिर जो आपके जो बावल मूवमेंट से रिलेटेड आपके इश्यूज़ होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तो ये इसका उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। इसके अलावा इसमें क्योंकि ओमेगाज होते हैं तो इसका जो आपकी ब्रेन हेल्थ है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा अनिका, हम ये देखते हैं कि अक्सर वो लोग जो ओवरवेट हो जाते हैं या पीसीओएस का मसला है, पीसीओडी के मसले हैं, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ में चले गए, इनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अनिका जाहिद कोई ऐसा फार्मूला इनको बताए डाइट में कि जिससे इनकी नींद बेहतर ली जा सके।
अच्छा, सबसे पहले तो आपके स्लीपलेसनेस की तरफ जाने के मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। उन रीजंस को रूल आउट किया जाए कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न इन योर केस, ठीक है, फिर उस पर काम किया जाए। लेकिन अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें कि वेट लॉस जर्नी या PCOS PCOD इन केसेस में आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, तो अब हमें इसमें क्या रेमेडी लेनी है? सबसे पहले तो ये, जब आपको ये इश्यूज़ होते हैं, जैसे आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, आप ओवरवेट होते हैं, तो आपको सोसाइटी की तरफ से ना एक बड़ा प्रेशर फेस करने को मिलता है, PCOS में भी, PCOD में भी। तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो ट्रिगर कर रहा होता है, असल में आपकी नींद को मुतासिर वो स्ट्रेस कर रहा होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि जो फैक्टर्स जो कि आपके स्ट्रेस को इंड्यूस करें, आप उनसे दूर रहें। ठीक है। फिर अगेन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि हमारा कोई फैमिली मेम्बर ही है, तो हम उससे कैसे दूर हैं? तो फिर आप उन फैक्टर से कुछ हद तक अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर अगेन कुछ हद तक तो अवॉइड कर लिया, और जो बाकी का हिस्सा बच गया उस पर कैसे काम करें? तो उस पर काम ऐसे करें, ये समझ कर कि हम हर किसी के ओपिनियन को अपने पे मुसल्लत नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमें जो राइट वे है उसको हमें ऑप्ट करना, और फिर हमें उस पर चलना है। तो इस चीज़ के बारे में क्लियर हो। अगेन इसमें ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आप साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हों कि हर बंदे की बात आपको मुतासिर ना करे। ठीक है। जब आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, हर बंदे की बात मुतासिर नहीं करेगी, तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगेन इसमें जो डिजीज़ है उसका भी ये आप कह लें आफ्टर इफेक्ट होता है, इसलिए भी आपकी स्लीप साइकिल मुतासिर हो रही होती है। तो फिर इसमें हम ये रेमेडी बताते हैं कि आप सोने से पहले दूध लें। ठीक है। डेली बेसिस पे। अब दूध विदाउट शुगर विदाउट क्रीम। ठीक है। दूध में तो वैसे भी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती, जी, वो उसमें नेचुरली जो उसका टेस्ट है वो मीठा आता है। बस जब हमें फर्स्ट टाइम सर्व किया गया था तो किसी ने चीनी डाल दी थी, तब से हम उस चीज़ पे चल रहे हैं कि इसमें अब चीनी भी डलेगी तो ये पिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होती है, वो दूध सोडा पीने के आदी होते हैं, तो क्या दूध सोडा बीइंग अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आपकी नज़र में क्या है? जब तो वो ये कहते हैं तो मुझे तो हंसी आती है कि वो अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे पूछूं, बल्कि इस वीडियो के नीचे लोग कमेंट करें, वो दूध सोडा क्या सोच कर पी रहे होते हैं, मतलब क्या मिलेगा? जैसे वो कहते हैं ठंडा होता है, ठंडा बाय टेम्परेचर या ठंडा बाय तासीर, या वो ये समझते हैं कि जैसे हम पीते हैं तो हमारे जिस्म में ना एक ठंड सी पड़ जाती है, एक सुकून आ जाता है। नहीं, देखें, आप इस चीज़ को समझते हैं कि मेडिकली इस चीज़ की कोई रियलिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बल्कि आप जो आप दूध ले रहे हैं जिससे आपको कैल्शियम मिलने थे, बाकी के न्यूट्रिएंट्स मिलने थे, आप तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो आपने उसमें डाल दिया सोडियम साइट्रेट, चला गया, तो आपने तो वो उस दूध की जो न्यूट्रिशन है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जो आपकी बॉडी में पहले से स्टोर्ड आपके जो उसको भी निकालने का रास्ता आपने उसको भी निकाला। और जो आपके आजकल बहुत ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज ट्रेंडिंग में हैं, ठीक है, उनकी भी वजह यही है। क्योंकि आगे माह रमज़ान आ रहा है ना, तो रोज़ों में हम देखते हैं कि दूध सोडा लोगों की जो दस्तरखान होता है ना, या उनकी जो डाइनिंग टेबल होती है ना, वो समझते हैं कि ये ना हो तो वो खाना कंप्लीट। मुझे तो लगता है वो फिर अपने रोज़े में जो भूख प्यास लगती है ना, उसका गुस्सा निकालते हैं अपने आप को इस तरह से डैमेज करके। अच्छा डॉक्टर निका, आज अभी हम बात ये करते हैं कि हड्डियों और जोड़ और पट्ठों को मजबूत बनाने की अनीका के पास क्या रेसिपी है? बोन हेल्थ की अगर हम बात करें और इसमें मसल्स को भी जब ऐड करें, तो इसमें यह है कि आप अपनी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक मेक श्योर करें। ठीक है। वैसे भी जो विटामिन डी के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि साल में एक दफ़ा हर बंदा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले, क्योंकि जो हमारी डाइट है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसमें हम इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहे होते। ठीक है। और फिर जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे होंगे या विटामिन डी सप्लीमेंट को अकेला ले रहे होंगे, तो ये कैल्शियम साथ नहीं ले रहे होंगे। तो यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि कैल्शियम को अगर आप विटामिन डी के साथ लेते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इन्हांस हो जाती है, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो आप ये मेक श्योर करें जब आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करें, साथ आप विटामिन डी भी लें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो और प्रॉपर हो। ये तो सप्लीमेंट्स की बात होगी। अब अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में आपने अपनी ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन डी हो। पहले तो आपने यही कोशिश करनी है कि जो आपकी ये डेफिशिएंसीज़ हैं ये आपकी डाइट से ही मैनेज हो। अगर डाइट से मैनेज नहीं हो रही, कोई अंडरलाइंग ऐसा डिजीज़ है कि वो या मेल न्यूट्रिशन है या मेल एब्जॉर्प्शन है, कोई ऐसे मामलात हैं, तो फिर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ स्विच करें। तो उस सप्लीमेंटेशन को इस फार्मूले पे लें। डाइट में जो कैल्शियम विटामिन डी बेस्ड आपकी आइटम्स हैं उसमें दूध है, दूध बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी है, दही है, चीज़ है, ठीक है, या कोई दूध की बनी
हुई कोई भी रेसिपी है आप वो ले सकते हैं, आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे रेड मीट का इस्तेमाल कितना बेनिफिशियल हो सकता है? इसमें आपकी मसल हेल्थ में डेफिनेटली ये आपकी मसल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो मिल रहे हैं, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एज यू नो आपकी जो मसल हेल्थ है, मसल की प्रॉपर मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।